कभी कभी ताकत की सबसे खतरनाक चाल वो होती है जो बिल्कुल शांत दिखती है, न कोई शोर न कोई दौड़, बट हर कदम पर कंट्रोल सिर्फ आपके हाथ में। इमेजिन कीजिए आप कमरे में दाखिल हों और लोग खुद ब खुद आपकी ओर खींचने लगें। आप कुछ कहें या न कहें, क्यूरियोसिटी उन्हें बेचैन कर दे। यही है असली पावर, दूसरों को अपनी तरफ आने पर मजबूर करना। लॉ नंबर 8, मेक अदर पीपल कम टू यू, यूज बेट। इफ नेसेसरी का कोर प्रिंसिपल यहीं छुपा है। जिस पल आप किसी को चेस करते हैं, आप अपना एडवांटेज खो देते हैं। लेकिन जब आप इंतज़ार करते हैं, स्ट्रैटेजी बनाते हैं और बस एक छोटा सा बेट छोड़ते हैं, तो सामने वाला सोचता है कि वो खुद निर्णय ले रहा है, जबकि इनविजिबल स्ट्रिंग्स आपके हाथ में होती हैं। ये पेशेंस सिर्फ शांति नहीं, एक हथियार है जो टाइमिंग और साइकोलॉजी दोनों को आपके पक्ष में मोड़ देता है। सोचिए, नेगोशिएशन में, रिलेशनशिप्स में, बिजनेस डील्स में जो व्यक्ति कम बोलता है, जो खुद को स्केर्स बनाता है, वही डिमांड पैदा करता है। जो आता है वही झुकता है। स्वागत है आपका अनस्पोकन रेल्म में, जहां हम पावर की साइकोलॉजी, उसकी हिडन स्ट्रैटेजीज और उसके डार्क सीक्रेट्स को उजागर करते हैं। आज की कहानी है फ्लोरेंस के एक आर्किटेक्ट फिलिप्पो ब्रूनेलिस्ची, जिसने अपने राइवल्स को हराने के लिए कोई तलवार नहीं चलाई, बस एक चालाक साइलेंस और इंतजार को अपना वेपन बनाया और पूरा खेल पलट दिया। पंद्रहवीं सदी का फ्लोरेंस, कला और सत्ता का संगम। एक ऐसा शहर जहां हर दीवार, हर गली एम्बिशन की गंध से भरी थी। यहां जन्मा था रिनेसांस, वो दौर जिसने कला और वास्तुकला को इमॉर्टल बना दिया। लेकिन इस रोशनी के बीच भी एक छाया थी, एक अधूरी इमारत, सेंटा मरिया देल फ्योरे कैथीड्रल। कैथीड्रल का ढांचा खड़ा था, पर उसका दिल, वो विशाल डोम, अब भी अधूरा था। सालों से ये प्रोजेक्ट रुका हुआ था। डोम इतना बड़ा, इतना कॉम्प्लेक्स था कि किसी आर्किटेक्ट ने कभी अटेम्प्ट तक नहीं किया। स्कैफोल्डिंग्स इतनी ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकती थी। कैलकुलेशंस हर बार फेल हो जाती थी। हर नया आर्किटेक्ट काउंसिल के सामने आया, ग्रैंड प्रोमिसेस किए और अंत में रिडिक्यूल झेला। फ्लोरेंस की प्रतिष्ठा दांव पर थी। डोम सिर्फ एक रिलीजियस स्ट्रक्चर नहीं था, ये पूरे शहर की शान, उसका पॉलिटिकल और कल्चरल स्टेटमेंट था। ऐसे में एंट्री हुई फिलिप्पो ब्रूनलेस्की की। पेशे से गोल्ड स्मिथ, पर दिमाग से विजनरी। लोग उसे एक्सेंट्रिक कहते थे, गुस्सैल, स्टबर्न और सबसे ज्यादा सीक्रेटिव। पर उसके भीतर कुछ ऐसा था जो बाकियों में नहीं था, रिस्क लेने की हिम्मत और इमेजिनेशन की गहराई। ब्रूनेलेस्की ने दावा किया कि वो बिना वुडन स्कैफोल्डिंग के डोम बना सकता है। ये सुनते ही राइवल्स ठहाके लगाने लगे। इम्पॉसिबल, उन्होंने कहा। काउंसिल ने फैसला किया कि सारे आर्किटेक्ट्स को बुलाया जाए और पब्लिक कंपटीशन रखा जाए। ग्रैंड हॉल में डिजाइन्स रखे गए। हर आर्किटेक्ट ने इलैबोरेट प्लान्स पेश किए, स्कैफोल्डिंग्स के फॉरेस्ट्स, सपोर्ट सिस्टम्स, एक्सपेंसिव मशीनरी, सब फ्लॉट थे। और फिर ब्रूनेलेस्की की बारी आई। उसने काल्मली कहा, मुझे काम दीजिए, तरीका मुझसे मत पूछिए। अगर मैं सब रिवील कर दूं तो मेरा डिजाइन चोरी हो जाएगा। अगर भरोसा है तो मुझे पूर्ण अधिकार दो। काउंसिल स्टन्ड रह गया। राइवल्स फ्यूरियस हो गए। उन्होंने उसे एरोगेंट कहा। तभी ब्रूनेलेस्की ने एक सिंबॉलिक ट्रिक दिखाई। उसने सबके सामने एक अंडा रखा और कहा, इसे सीधा खड़ा करो। हर आर्किटेक्ट कोशिश करता रहा, कोई सफल नहीं हुआ। ब्रूनेलेस्की ने अंडे का बेस हल्का सा तोड़ दिया और उसे खड़ा कर दिया। हॉल में साइलेंस छा गया। राइवल्स चिल्लाए, ये चीटिंग है। ब्रूनेलेस्की ने कोल्ड स्माइल के साथ जवाब दिया, ठीक वैसे ही जैसे डोम बनेगा, आसान अगर तरीका पता हो। पर इस डिस्प्ले ने उसका काम आसान नहीं किया, बल्कि एनिमीज और ज्यादा एक्टिव हो गए। उन्होंने काउंसिल को मैनिपुलेट किया। ब्रूनेलेस्की अनरिलायबल है, उसका प्लान डेंजरस है, उसके बिना भी डोम बन सकता है। काउंसिल राइवल्स के इन्फ्लुएंस में उसे साइडलाइन कर देता है। ब्रूनेलेस्की जानता था कि सीधा टकराव उसका गेम नहीं है। उसने स्ट्रैटेजी चुनी, विथड्रॉवल। अचानक वो बीमार पड़ गया, काम छोड़ दिया। फ्लोरेंस की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट रुक गई। राइवल्स ने खुशी खुशी प्रोजेक्ट अपने हाथ में लिया। अब उनके पास मौका था, लेकिन यहीं से उनका पतन शुरू हुआ। उन्होंने स्कैफोल्डिंग डिजाइन्स बनाई, मशीन्स तैयार की,
सब कोलैप्स हो गया। हर एक्सपेरिमेंट विफल। वर्कर्स गुस्से में आने लगे, लेबर अनरेस्ट बढ़ा। कैथीड्रल का साइट ह्यूमिलिएशन में बदल गया। फ्लोरेंस के लोग विस्पर करने लगे, ये लोग डोम बना ही नहीं सकते। जितना ज्यादा राइवल्स कोशिश करते, उतनी ही उनकी नाकामी पब्लिक होती जाती। काउंसिल पैनिक में आ गया। उनका प्राइड खतरे में था। सालों की मेहनत और शहर की रेपुटेशन क्रम्बल होने लगी। और तभी उन्हें एहसास हुआ, उन्होंने ब्रुनेलेस्की को इंसल्ट करके खुद अपनी तबाही लिख दी थी। अब उनके पास कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने ब्रुनेलेस्की को वापस बुलाया, पर अब टेबल्स टर्न हो चुके थे। वो कोई डेस्परेट आर्किटेक्ट नहीं था, अब डेस्परेट थे काउंसिल के लोग। ब्रुनेलेस्की ने ठंडी आवाज में शर्त रखी, पूरा कंट्रोल मेरा होगा, राइवल्स दूर रहेंगे, कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। काउंसिल झुक गया। ब्रुनेलेस्की साइट पर लौटा और फिर शुरू हुई इंजीनियरिंग की सबसे डार्क येट ब्रिलियंट जर्नी। उसने ऐसी मशीन्स बनाई जो उस दौर में असंभव लगती थीं। मैसिव हॉइस्टिंग क्रेन्स, पुलीज और गियर्स का इंट्रिकेट सिस्टम। पत्थर हवा में तैरते लगते, पर प्रिसिजन से अपनी जगह पर टिकते। उसने ब्रिक्स को हेरिंगबोन पैटर्न में लगाया ताकि स्ट्रक्चर खुद ब खुद बैलेंस करे। हर डिटेल सोची समझी थी, हर कैलकुलेशन फ्लॉलेस। धीरे धीरे डोम उठने लगा। फ्लोरेंस के लोग ऑ में डूब गए। एक आर्किटेक्चरल मार्वल उनकी आंखों के सामने शेप ले रहा था। राइवल्स ह्यूमिलिएशन में दब चुके थे। कुछ को बाहर कर दिया गया, कुछ हमेशा के लिए साइडलाइंस पर फेंक दिए गए। जब डोम पूरा हुआ तो वो सिर्फ पत्थर और ईंट का ढांचा नहीं था, वो पावर का मॉन्यूमेंट था। ब्रुनेलेस्की ने सबको दिखा दिया कि साइलेंस और एब्सेंस भी वेपन्स होते हैं। उसने राइवल्स को खुद उनकी नाकामियों से पब्लिकली ह्यूमिलिएट कराया और फिर लौटकर उन्हें घुटनों पर ला दिया। आज भी फ्लोरेंस का डोम आसमान की ओर देखता है। वो सिर्फ रेनेसांस का सिंबल नहीं, बल्कि ब्रुनेलेस्की की कोल्ड स्ट्रैटेजी का भी रिमाइंडर है। एक आदमी जिसने बिना लड़ाई किए, बिना आर्ग्यूमेंट किए, पेशेंस और कैलकुलेटेड विथड्रॉल से पूरे शहर को अपने कदमों में झुका दिया। ब्रुनेलेस्की की सबसे बड़ी ताकत उसकी इंजीनियरिंग नहीं थी, बल्कि उसकी स्ट्रैटेजी थी। उसने समझ लिया था कि अपने राइवल्स से सीधे भिड़ना बेकार है। अगर वो काउंसिल में खड़ा होकर बहस करता तो उसे एरोगेंट कहा जाता। अगर वो खुद को बार बार सही साबित करता तो वो डिफेंसिव दिखता। इसलिए उसने साइलेंस चुना। उसने इलनेस का बहाना किया और कंस्ट्रक्शन साइट से गायब हो गया। बाहर से ये कमजोरी लग रही थी, पर असल में यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। जब वो पीछे हट गया तो राइवल्स का घमंड उन्हें आगे ले आया। उन्होंने काउंसिल के सामने दावा किया कि वे ब्रुनेलेस्की से बेहतर हैं और डोम बिना उसके बना सकते हैं। काउंसिल ने उन्हें मौका दिया। शुरू में वो कॉन्फिडेंट थे, पर जल्द ही सच्चाई सामने आने लगी। उनकी हर कोशिश असफल हो रही थी। डिजाइन स्क्रॉल हो जाते, कैलकुलेशंस गलत निकलते, मशीन्स टूट जाती, वर्कर्स साइट छोड़ देते। काउंसिल का ह्यूमिलिएशन पब्लिक हो चुका था। फ्लोरेंस की जनता ने ओपनली राइवल्स की नाकामी देखी। ब्रुनेलेस्की ने कुछ नहीं किया। उसने एक शब्द नहीं बोला, लेकिन हर असफलता ने उसकी वैल्यू बढ़ा दी। काउंसिल अब उसी आदमी को याद कर रही थी जिसे उन्होंने इंसल्ट करके दूर किया था। यही था उसकी स्ट्रैटेजी का क्लाइमैक्स, सामने वाले को खुद आपकी तरफ आने के लिए मजबूर करना। अब सोचिए, यही प्रिंसिपल हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे चलता है। कल्पना कीजिए, आप एक ऑफिस में हैं, आपके आइडियाज बार बार किसी सहकर्मी द्वारा रिजेक्ट होते हैं। वो हर मीटिंग में आपको इंटरप्ट करता है और दूसरों के सामने खुद को सुपीरियर साबित करने की कोशिश करता है। अगर आप हर बार उसका जवाब देंगे तो आप अग्रेसिव लगेंगे। लोग सोचेंगे कि आप इनसिक्योर हैं। लेकिन अगर आप शांत रहें, अपने आइडियाज को साइड पर रखें और उसे अपना तरीका आजमाने दें, तो असली परीक्षा वहीं शुरू होती है। जब उसका प्लान फेल होगा और प्रोजेक्ट केओस में बदल जाएगा, तब सब समझेंगे कि आपके आइडियाज ही बेहतर थे। आपको लड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, पर रिस्पेक्ट आपके हिस्से आई। बिजनेस में भी यही होता है। नेगोशिएशन टेबल पर जो पक्ष बेचैन दिखता है, वही अपनी ताकत खो देता है। अगर आप ईगरली बोलते हैं तो सामने वाला टर्म्स डिक्टेट करेगा, लेकिन अगर आप ब्रुनेलेस्की की तरह चुप रहें, उन्हें स्पेस दें, तो वो खुद अपनी ज़रूरतें रिवील कर देंगे।
और जब ज़रूरत सामने वाले की ज़्यादा हो जाती है तो पावर ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाती है। डील उसी की टर्म्स पर फाइनलाइज होती है जिसने इंतज़ार किया। अब पर्सनल रिलेशंस की तरफ देखिए। जब आप हर समय किसी दोस्त या पार्टनर के लिए अवेलेबल रहते हैं तो आपकी वैल्यू कम हो जाती है। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा पीछे हटते हैं, खुद पर ध्यान देते हैं, लोग आपकी कमी महसूस करने लगते हैं। वही एब्सेंस उन्हें आपकी ओर खींच लाता है। जैसे काउंसिल राइवल्स को चांस देकर भी ब्रूनेलेस्की के बिना डोम पूरा नहीं कर पाई और आखिरकार उसी के पास लौटी, वैसे ही लोग उस इंसान की ओर लौटते हैं जिसकी एब्सेंस उन्हें खलती है। ब्रूनेलेस्की की कहानी ये बताती है कि साइलेंस और पेशेंस पैसिव क्वालिटीज नहीं है, ये सबसे एक्टिव वेपन्स हैं। जब आप दूसरों को अपने पास आने पर मजबूर करते हैं तो आप सिर्फ जीतते नहीं, आप पूरे खेल का नैरेटिव कंट्रोल कर लेते हैं। राइवल्स ने सोचा था कि वो जीत रहे हैं, लेकिन वो दरअसल ब्रूनेलेस्की के केयरफुली प्लान ट्रैप में फंस चुके थे। उसने कुछ नहीं किया, पर सब कुछ उसके पक्ष में होता चला गया। और जब समय सही आया तो वो वापस लौटा, न सिर्फ आर्किटेक्ट की तरह बल्कि मास्टर की तरह। उसकी विक्ट्री सिर्फ डोम बनाने की नहीं थी, उसकी विक्ट्री ये थी कि उसने सबको अपने टर्म्स पर झुकाया। ब्रूनेलेस्की की कहानी सिर्फ एक डोम की कंप्लीशन नहीं थी, बल्कि पावर की साइकोलॉजी का जीवित सबूत थी। उसने दिखाया कि कभी कभी सबसे ताकतवर चाल कोई एक्शन नहीं बल्कि एब्सेंस होती है। साइलेंस ने वही काम किया जो तलवारें और आर्ग्यूमेंट्स कभी नहीं कर सकती। उसने दुश्मनों को उनकी ही नाकामियों में डुबो दिया और काउंसिल को उसके सामने घुटनों पर ला खड़ा किया। इस कहानी से हमें 3 बड़े लेसन्स मिलते हैं। पहला, हर लड़ाई लड़ने लायक नहीं होती, कभी कभी पीछे हटना ही सबसे बड़ा अटैक होता है। दूसरा, बेट वहीं काम करता है जहां सामने वाले का ईगो हावी हो। ब्रूनेलेस्की ने राइवल्स को कंट्रोल दिया, ये जानते हुए कि उनका घमंड उन्हें गिरा देगा। तीसरा, टाइमिंग ही सब कुछ है। जब आप पेशेंटली इंतजार करते हैं तो सही समय पर एक कदम आपकी पूरी बाजी पलट सकता है। बेट का इस्तेमाल तब करना चाहिए जब आपको पता हो कि सामने वाला अपने अहंकार के जाल में फंसेगा, और साइलेंस तब चुननी चाहिए जब हर शब्द आपकी वैल्यू कम कर सकता हो। हर परिस्थिति में बोलना जरूरी नहीं, कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ा बयान होता है। अंत में यही याद रखने लायक है, पावर उसी के पास जाती है जो इंतजार करना जानता है। जो दूसरों को अपने टर्म्स पर बुला लेता है वही असली मास्टर बनता है। फ्लोरेंस का डोम आज भी खड़ा है और उसके साथ खड़ा है एक इटर्नल ट्रूथ। जो चेस नहीं करता वही कंट्रोल में रहता है।